वक्फ एक्ट में बदलाव होगा, इसे लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है कि संसद में प्रस्ताव आने वाला है, कानून बदल दिया जाएगा, कानून में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ये चर्चा हर तरफ से चल रही है, सभी पक्षों के लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब सचमुच बिल का ड्राफ्ट सामने आ गया है जो संसद में रखा जाने वाला है और हम इस बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय से। इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि न सिर्फ ये कानून के जानकार हैं बल्कि इन्होंने जो पुराना जो वक्फ एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लगातार उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपकी कानूनी लड़ाई के बारे में हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे कि आपको क्यों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, लेकिन सबसे पहले कानून विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट को आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या मेजर बदलाव हैं? निपुण जी, कुल 44 बदलाव हुए हैं, 44 अमेंडमेंट हुए हैं सेक्शंस में। पहला एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि अब बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिम हैं उनको भी एक मान्यता मिल गई है। दूसरा बदलाव ये हुआ है, वक्फ को बाकायदा रजिस्टर करना अनिवार्य हो जाएगा। कौन आदमी डोनेट कर रहा है, वक्फ का मतलब डोनेट करना, किसके सामने डोनेट कर रहा है, कब डोनेट कर रहा है, ये सारा कुछ बाकायदा रजिस्टर होगा। तीसरा बड़ा बदलाव होगा कि अब घर का मुखिया बिना पत्नी से पूछे डोनेट नहीं कर पाएगा। पहले यह था कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब पति पत्नी की सहमति आवश्यक हो चुकी है। यानी अगर पत्नी नहीं चाहती तो आप डोनेट नहीं कर सकते। चौथा, एक बहुत ये भी आवश्यक हो गया है कि अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं और आप अपनी ज़मीन डोनेट नहीं करना चाहते तो अब आप अपने भांजे को दे सकते हो, भतीजे को दे सकते हो, साले बहनोई जो ब्लड रिलेटिव में है आपस में घर में, उनको भी दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अगर बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो आपको अपनी ज़मीन डोनेट करना पड़ेगा। एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि वक्फ वक्फ की जो प्रॉपर्टी का सर्वे वाला काम था उसको डीएम को दे दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, वक्फ बोर्ड का जो कम्बिनेशन है वो 7 लोगों का है, उसमें 7 के सातों मुस्लिम होते हैं। एक एमएलए वो भी मुस्लिम, एक एमपी वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक टाउन प्लानर या जिसको सर्वेयर कह लीजिए, सर्वे कमिश्नर वो भी मुस्लिम, आईएएस भी मुस्लिम, एडवो और मुतवल्ली भी मुस्लिम और स्कॉलर भी मुस्लिम। तो वही लोग सर्वे भी कर रहे थे। अब वक्फ ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है, इसका सर्वे करने वाला काम कलेक्टर को दे दिया, डीएम को दे दिया। एक महत्वपूर्ण ये भी बदलाव हुआ है। वक्फ काउंसिल जो होगी सेंट्रल की, उसमें अभी 3 सांसदों को भी डाल दिया गया, 2 लोकसभा के सांसद, एक राज्यसभा के सांसद, 2 नॉन मुस्लिम्स को भी डाल दिया गया है उस काउंसिल में। अब एक ये बदलाव हुआ है। इसके अलावा वोहरा और आगा खानी अपना अलग से बोर्ड बना सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को टाइम बाउंड कर दिया गया है, आपको मुकदमे को लंबा नहीं खींचना है। लिमिटेशन एक्ट में बदलाव किया गया है। पहले क्या हो रहा था कि जिसको भी सर्वेयर ने कह दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको किसी अखबार में निकाल देते थे। 30 दिन का टाइम होता था। अगर 30 दिन के अंदर कोई आके ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, तब तो उस पर आगे ट्रिब्यूनल मुकदमा चलता था। नहीं तो क्या हो रहा था कि वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि उसको ऐसे ऐसे अखबार में निकाल दिया जाता था जिसको कोई पढ़ता नहीं था। तो इसका भी एक दुष्परिणाम देखने को आया। अश्विनी जी, आपकी बातों से ये समझ में आया, हालांकि हमने इस मुद्दे पे पहले भी बात की है और लाखों लोगों ने देखा भी हमारे उस वीडियो को जब सुप्रीम कोर्ट में आपका ये मामला आया। 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप बिल्कुल 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। और लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है, आपकी बातों से ये लग रहा है कि अनब्रिडल्ड, बिल्कुल बेरोक टोक पावर वक्फ बोर्ड के पास हुआ करती थी और बहुत कम मौके थे। आप कह रहे हैं कि अब वो खुद से वक्फ घोषित नहीं कर पाएंगे, सर्वे होगा जो कि कलेक्टर के मातहत होगा, वो उनकी अध्यक्षता में होगा, भले वो खुद ना करें लेकिन उनकी निगरानी में होगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि वक्फ के जो मामले होते हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरी संपत्ति गलत तरीके से ले ली गई, हो सकता है डीएम की अध्यक्षता में भी हो, तब भी वो गलती हो, ज़रूरी नहीं है कि उस पर विवाद ना हो। ट्रिब्यूनल में मामला जाता है और आपने पहले बताया था कि ट्रिब्यूनल में भी सबके सब सदस्य जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो क्या ट्रिब्यूनल के जो गठन में उसमें भी कोई बदलाव है या वो वैसा ही रहेगा? जो समय सीमा एक होती है कि 30 दिन के भीतर ही आपको चुनौती दे सकते हैं, उसमें कोई बदलाव होगा? क्या कोर्ट जाने का कोई रास्ता खुलता है कि ट्रिब्यूनल में अगर आप हार गए तो आप कोर्ट भी जा पाएंगे? क्या ये चीज़ें भी कुछ आप देख पाए हैं अभी? नहीं, अभी तक इसमें एक तो लिमिटेशन तो बढ़ा दिया कि 30 दिन के अंदर जवाब देना ज़रूरी नहीं है, आप बाद में भी आके उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल का जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं बदला गया है, तो वो एक उसमें दिक्कत है अभी भी।
और जहाँ तक बात रही कि चैलेंज करने की बात, तो अभी भी आपको ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नोएडा में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो जाती है, तो अभी भी उस नोटिस को आप नोएडा में चैलेंज नहीं कर सकते, नोएडा की सिविल जज के यहाँ, नोएडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अभी भी आपको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा जो लखनऊ में है। सामान्यतया वक्फ बोर्ड का ऑफिस और वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑफिस देश की राजधानी में होता है। तो उदाहरण की मतलब अगर झाबुआ में कोई केस होता है तो उसको भोपाल जाना पड़ेगा 700 किलोमीटर। ये दिक्कत है अभी भी। तो क्या वो जो स्टेट में जो ट्राइब्यूनल होता है उसका आदेश अंतिम अभी भी रहेगा? जो ट्रिब्यूनल होता है उसके आदेश को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल में ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, उसके आदेश को आप हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि ये भी चर्चा थी कि वक्फ बोर्ड जो होता है अभी उसमें जो भी मेंबर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ पुरुष होते हैं। आपने बताया कि पत्नी से पूछे बिना नहीं दे पाएगा कोई अपनी संपत्ति को, कि मन में आया तो डोनेट कर दिया, पत्नी को भी वो अवसर मिलेगा कि उनकी सहमति ज़रूरी होगी। लेकिन वहाँ पर महिलाओं का या बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी ये देखा गया है कि ओबीसी और तमाम तबके हैं, तो ये एक शिकायतें रहती थीं कि इन तबकों का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, वहाँ पर जो उच्च वर्ग है उसके पुरुष ही वक्फ में है। क्या इस पर कुछ ये कानून बात करता है? इसमें अभी अब चूंकि जो उनका रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए ओपन वैकेंसी आएगी, और उसमें ये दिया गया है कि महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे पहले महिलाओं को अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल में भर्ती होनी है तो वो मेल ही होते थे। अब क्या कर दिया कि नहीं, फीमेल भी हो सकती हैं, तो ओपन उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। अभी कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया, नहीं 50% ट्रिब्यूनल के अंदर जो 50% होंगी वो महिलाएं होंगी, 50% पुरुष होंगे, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए, अब मैं वो सवाल करता हूं जो आपकी याचिका से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर आए थे कि बहुत सारे बदलावों की मांग लेकर आए थे, या ख़त्म ही कर दिया जाए ये भी मांग लेकर आए थे। बदलाव आपने पढ़ लिए, निश्चित रूप से अभी और गहराई से पढ़ना बाकी होगा। आपको लगता है कि ये संतोषजनक है और कुछ लगाम लगेगी? क्योंकि आपका कहना था कि वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहे हैं और किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा है और ज़मीनें हड़प ली जा रही, इस तरह का आरोप आपने अपनी याचिका में लगाया था। अब आप समझते हैं वो मनमानी रुक जाएगी, उसमें कमी आएगी? आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पहले से बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या ये संवैधानिक है? हमारा ये कहना है कि जब 1947 में मज़हब के आधार पर डिवीज़न हो गया और संविधान निर्माताओं ने कहा कि मज़हब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मज़हब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं होगा। भारत में 20 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल होता है, जीएसटी के अपने अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, सारे ट्रिब्यूनल हैं। लेकिन वो ट्रिब्यूनल रिलीजन के आधार पे नहीं है। भारत में एक ही ट्रिब्यूनल है जो मज़हब के आधार पे है। भारत के संविधान में WAQF वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं है। जब भारत के संविधान में वक्फ शब्द नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों, वक्फ कानून क्यों, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? कुछ लोग कहेंगे नहीं, सरकारों को अधिकार होता है वो कानून बनाए। हाँ बिल्कुल है, सब सरकार को अधिकार है वो ट्रिब्यूनल बनाए, बोर्ड बनाए, कानून बनाए। लेकिन संविधान ये कहता है कि जो कानून बनेगा, बोर्ड बनेगा, वो जेंडर न्यूट्रल होगा, रिलीजन न्यूट्रल होगा, यानी सबके लिए होगा। इसलिए भारत में जितने बाकी ट्रिब्यूनल हैं, जितने बोर्ड हैं, वो सभी महिलाओं के लिए। भारत का संविधान केवल महिलाओं के लिए अलग से आयोग बनाने का, अलग से मंत्रालय बनाने का, अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। दूसरा, SC ST के लिए अलग से कानून, अलग से मंत्रालय, अलग से कमीशन बनाने का आदेश देता है। SC ST और महिलाओं के अलावा आप मजहब के आधार पे बिल्कुल नहीं बना सकते, ये भारत का संविधान इसको मना करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये, और वैसे भी आप देखिए ना, 44 बदलाव किए गए। ये कानून कितना घटिया था कि आप 1 बदलाव, 2 बदलाव, 5 बदलाव, 10 बदलाव से काम ही नहीं चला, 44 अमेंडमेंट करना पड़ा। हमारा ये कहना, जिस बाल्टी में 44 छेद हो जाए ना, उस बाल्टी को रिपेयर नहीं कराना चाहिए, उस बाल्टी को बदल देना चाहिए। अगर आपके शरीर में 44 घाव हो चुके हैं तो उसको आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा घाव है। ये मेरा ये मानना है कि जब भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, बहाई, सबके लिए ऑलरेडी चैरिटी एक्ट है, ऑलरेडी आपके पास इंडाउमेंट एक्ट है, आपके पास ट्रस्ट एक्ट है, आपके पास प्रॉपर्टी एक्ट है, तो फिर एक मजहब के रजिस्ट्रेशन के लिए, एक मजहब की प्रॉपर्टी के लिए अलग से वक्फ एक्ट, अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल, अलग से वक्फ बोर्ड, ये क्यों होना चाहिए? चलिए, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि ये कानून आएगा, संशोधन होगा, जैसे भी पारित होगा, विपक्ष का विरोध होगा, समर्थन होगा। लेकिन आपकी जो एक, आपके पास जो एक कानूनी सवाल हैं वो हैं, और आप अपनी कानूनी विकल्प जो है उसको आप आगे देखेंगे। मैं एक बार फिर से अपने मुख्य सवाल पर आता हूँ। मान लीजिए कि मेरी एक ज़मीन है, 1 बीघा, 2 बीघा,
कुछ भी हो सकती है, उसका आकार आबादी क्षेत्र में हो सकता है, गाँव में हो सकता है, कहीं खेती की ज़मीन हो सकती है। एक जो भय या भ्रांति, इसको जैसे भी देखा जाए, ये लोग ये मानते हैं कि अभी जो कानून है, इसमें अगर वक्फ बोर्ड आकर क्लेम कर दे कि नहीं, ये सब 150 साल पहले कोई थे, कोई मुस्लिम शख्स थे जो ये दान देकर गए थे और हमारे रिकॉर्ड में ये दिखता है कि हमको दान दी गई थी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौके बचते नहीं हैं। वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, आपको जानकारी मिली तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, 30 दिन के भीतर वहाँ लड़िए, जीतिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए। तो एक जो भय लोगों में ये रहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को आकर ये बोल सकते हैं और अपना रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। हालांकि रिकॉर्ड उसके लिए भी दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे दावा कर दें। एक आम आदमी जिसको इस बात से भय होता है, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या मुस्लिम भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उस संपत्ति में वो रहता है और आके कोई कह दे कि नहीं, तुमसे पहले कोई और मुसलमान थे जो दान देकर चले गए, संपत्ति तो संपत्ति है। उस आम आदमी के लिए इस बदले कानून में क्या मदद मिलने जा रही है? सीधे सीधे आपकी 1 बीघा जमीन जा सकती है आज बहुत आसानी से, उसमें कितनी दिक्कत अब आएगी या कितनी मदद उस आम आदमी को मिल पाएगी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया निपुण जी। इस समय भारत में कुल 120 याचिकाएं चल रही हैं वक्फ कानून के खिलाफ। उसमें से 20 मुस्लिम्स की तरफ से आई हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया नहीं नहीं, यहाँ तो बाबर का घोड़ा घूमता था या पता नहीं क्या होता था, कभी ये था वो था। दूसरा, इस वक्फ बोर्ड को मिसयूज कैसे किया गया है अन इस्लामिक तरीके से, अन कुरानिक तरीके से। जैसे भारत के संविधान में कहीं वक्फ नहीं है ना, ऐसे ही कुरान में कहीं मज़ार और दरगाह नहीं है। मज़ार और दरगाह बनाना ये हराम माना गया है। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतर में, मस्कट में, पूरे पूरे गल्फ कंट्रीज़ में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहाँ जाना ये हराम है, इस्लाम में हराम है। इसलिए कहीं नहीं मिलेगी खाड़ी देशों में। यहाँ क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड जहाँ मज़ार है उसको कोई क्लेम कर रहा है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। दरगाह है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में ही हुआ है, हिमाचल के जंगलों में ही हो रहा है। कई बार रेलवे स्टेशन के किनारे की जो रेलवे की ज़मीन होती है उस पर ही हो रहा है, हाईवे की ज़मीन पे। अब वर्तमान में इतना फ़ायदा हो गया है कि पहले जो मनमाना था कि जो सर्वे कमिश्नर जो कह दिया उसी को वक्फ, होता क्या था कि जो सर्वे कमिश्नर वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ही पार्ट होता था, वक्फ बोर्ड का पार्ट होता। तो जो सर्वे कमिश्नर कहता था वही उसी को वक्फ ट्रिब्यूनल अपनी मोहर लगा देता था। अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट जाना था। अब इतनी राहत हो गई है कि वो काम आपको डीएम के यहाँ आप चैलेंज कर सकते हैं, डीएम को आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो डीएम थोड़ा न्यूट्रल होता है, डीएम तो सबके लिए काम करता है, इसलिए अब कम से कम उतनी सहूलियत मिल चुकी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या भारत में मजहब के आधार पे किसी एक आदमी के लिए अलग से कानून होना चाहिए जब सबके लिए बाकायदा हमारे पास कानून है? बिल्कुल ये सवाल है एक, लेकिन एक आखिरी अहम सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर आ गया। कानून अक्सर प्रोस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है, आज लागू हुआ है तो अब आगे के लिए होगा। यहाँ तो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पीछे के विवाद बहुत सारे चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वक्त ने हमारी ज़मीन हड़प ली, ले ली, हम लड़ नहीं पाए, चली गई हमारी ज़मीन, या बस जाने के कगार पे है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या रेट्रोस्पेक्टिव आप समझते हैं कि इसका इफेक्ट होगा, या ये कानून जब संसद में आ जाएगा तभी ये पता चल पाएगा कि ये जो लड़ाइयाँ लोग लड़ रहे हैं अपने अपने राज्य में वक्फ बोर्ड के के खिलाफ, उनको मदद मिल पाएगी, या अभी आप कानून का इंतजार करना चाहेंगे कि वो किस तरह से लागू होता है? नहीं, पहली बात तो मैं कानून का इंतजार करना चाहूँगा, लेकिन जो ड्राफ्ट आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जो सबको सर्कुलेट हो चुका है सांसदों को, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इसको लागू नहीं किया गया, यानी वर्तमान आज की डेट से लागू होगा। पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका विवाद पुराने वाले सिस्टम से ही चलेगा। लेकिन एक बात आप समझिए निपुण जी, दुनिया में 200 देश हैं। दुनिया में 200 देशों में से 50 देशों का जो एरिया है ना, क्षेत्रफल है, उससे ज़्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। मालदीव का टोटल क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत के में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,90,000 एकड़ है। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है। लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ है। साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़। जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9 लाख एकड़। और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है। ये 10 लाख एकड़ जो ज़मीन इकट्ठा हुई है वक्फ बोर्ड के पास, ये ऐसे नहीं सब ठीक से आई है, ये गलत तरीके से आई है।
जंगलों पे कब्जा करके आई है, एक्सप्रेसवे पे कब्जा करके आई है। जो गाँव में पब्लिक लैंड होती है ना, ऊसर ज़मीन, बंजर ज़मीन, खेल का मैदान होता है, विवाह हुआ, बारात आने के लिए वहाँ पे जगह छोड़ दी जाती है। वो सभी जगहों पे, शहरों में पार्कों के ऊपर ऐसे अलग अलग कानून के आने, संशोधन के आने और पारित होने के बाद आप उसका अध्ययन करके आगे अपनी कानूनी लड़ाई को देखेंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है। मैं सही समझ रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही सहमत हूँ। मैं जो बदलाव आ रहा है, ये मैं स्वागत करता हूँ कि अच्छा हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये मैं अभी भी मानता हूँ, जब भारत कहता है एक देश एक विधान, संविधान कहता है एक देश विधान, तो भारत में एक देश एक धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, एक देश एक संपत्ति संहिता होनी चाहिए, एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। एक मजहब के लिए अलग से कोई बोर्ड, ट्रिब्यूनल, कानून नहीं होना चाहिए। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी ने अभी अभी ड्राफ्ट आया, इन्होंने भी पढ़ा और जितनी बातें ये नोट कर पाए, दर्ज कर पाए, वो दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश की इन्होंने। और ये समझाया कि पहली बात तो ये है कि अभी जो लग रहा है ये प्रोस्पेक्टिव यानी आगे के मामलों के लिए लागू होगा। जो पीछे से जो विवाद चले आ रहे हैं या जहां पर लोगों को लगता है कि उस विवाद में उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनकी संपत्ति चली गई वक्फ बोर्ड के पास, वहां पर ये लागू नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आगे के मामलों के लिए चूंकि अब ज़िले के जो कलेक्टर हैं, जो जिलाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में ही सर्वे का काम होगा, उनके तहत होगा। इसलिए एक न्याय की उम्मीद एक आम इंसान कर सकता है अधिक, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पूरा का पूरा जो से था वो मुस्लिम समुदाय के ही लोग होते थे, जहां पर कि कई बार अश्विनी उपाध्याय का ऐसा कहना है कि न्याय नहीं मिल पाता था किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो अपने हिसाब से सर्वे करके वो दावा करते थे और बाद में जिस ट्रिब्यूनल में मामला जाता था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलता था लोगों को। तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर, वहाँ उनको मौका मिलेगा, तो एक बात तो ये होगी। दूसरी ये कि वक्फ यानी डोनेट करना, दान दे देना, ये परिवार का जो मुखिया है, जो पुरुष, वो कर दे और परिवार उसके खिलाफ लड़ाई ना लड़ पाए क्योंकि वक्फ बोर्ड ये कहे कि हमको संपत्ति दान में मिल चुकी है, ये नहीं होगा। पत्नी की सहमति भी ज़रूरी होगी। ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम पेचीदगियां हैं और जब कानून वाकई में संसद में जब पेश होकर जिस स्वरूप में लागू होगा, वो एक देखने वाली बात होगी कि किस स्वरूप में हुआ। अश्विनी उपाध्याय ये ज़रूर कह रहे हैं कि बदले हुए स्वरूप में भी ज़रूर वो स्वागत की बात है कि कानून में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कानूनी चुनौती देने का इनका मन है। कानून को पढ़ने के बाद ये चाहेंगे कि उसे फिर से एक बार कोर्ट में लेकर आएं और उसे चुनौती दें। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.